हेलो एंड वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं शिराज बाबा। ये आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है फॉर इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स ऑफ इंडिया विद रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल। ऑलरेडी हमने इस पे 4 लेक्चर्स दिए हैं विद रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल। हमने 1857 से लेके 1935 तक ऑलरेडी ईयर बाय ईयर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लिए हैं। ठीक है, आज हम 1936 से लेके 1947 तक इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एमसीक्यू का एक वीडियो मिल जाएगा जिस पे आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो कवर करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। आईएनसी अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू सपोर्टेड सोशलिज्म। अब इन्होंने आईएनसी ने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम सोशलिज्म को सपोर्ट करेंगे थ्रू डेमोक्रेसी एट लखनऊ। लखनऊ में इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम सोशलिज्म को सपोर्ट करेंगे थ्रू डेमोक्रेसी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जो प्रोविंशियल इलेक्शंस होने वाले थे 1937 में हम उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आईएनसी ने डिसाइड किया। उसके बाद आईएनसी ने अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को भी डिमांड किया। तब चेयरमैन कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उसके बाद आईएनसी ने ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट विलेज सेशन एट फैजपुर। ये भी आपको याद रखना है। आईएनसी अडॉप्टेड नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी एट फैजपुर सेशन। ये आपको याद रखना है। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी कब स्टार्ट की गई या अडॉप्ट की गई? 1936 में। ऑल इंडिया किसान सभा वाज फॉर्मड बाय एस सरस्वती। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है मदन मोहन मालवीय स्टार्टेड ए न्यूज़पेपर हिंदुस्तान। ये आपको याद रखना है। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया? लॉर्ड लिनलिथगो बिकेम द वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1936। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद 1937 में फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शन वाज हेल्ड अंडर 1935 एक्ट। जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट लाया गया, उस एक्ट के तहत यहाँ पे इलेक्शन होने वाले थे। वो इलेक्शन कब हुए? 1937 में, जिनको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शन। ठीक है, इन प्रोविंशियल इलेक्शंस में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की। आउट ऑफ 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने जीत हासिल की। ठीक है, 3 प्रोविंस में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। वो जो नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी 3 प्रोविंसेस में, एक था वहाँ पे बंगाल, ठीक है, दूसरा था पंजाब एंड तीसरा था सिंध प्रोविंस। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। बंगाल में फजल हक, पंजाब में सिकंदर हयात खान एंड सिंध प्रोविंस में गुलाम हुसैन, हिदायतुल्लाह एंड अला बख्श थे। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। ऑन अप्रैल 1937 बर्मा यानी कि म्यांमार वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। इतना आपको याद रखना है। म्यांमार को कब सेपरेट किया गया इंडिया से? 1 अप्रैल 1937 में। ठीक है, थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इतना आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद 1938 में आईएनसी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस एट हरिपुर गुजरात सेशन डिक्लेयर टू कवर पूर्णा सवरेज इन प्रिंसली स्टेट्स आल्सो। अभी तक यहाँ पे जो प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस, यहाँ पे आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी। अब इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम प्रिंसली स्टेट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, कब? 1938 में हरिपुर सेशन में। ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज फॉर्मड बाय आईएनसी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इसी हरिपुर सेशन में यहाँ पे इन्होंने ये डिसाइड किया हम बनाएंगे नेशनल प्लानिंग कमेटी। ठीक है, उस प्लानिंग कमेटी का जो चेयरमैन था वो था जवाहरलाल नेहरू। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे इन्होंने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन नवंबर 1938। इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, हरिपुर सेशन कब हुआ? 1938 में। उसका चेयरमैन कौन था? सुभाष चंद्र बोस। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद 1939 में, आपको पता होगा 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। कब? 3 सितंबर 1939। जो यहाँ पे वाइस रॉय थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने डिक्लेयर किया इंडिया एट वार विद जर्मनी ऑन 3 सितंबर 1939। इन्होंने खुद ही डिक्लेयर किया इंडिया को भी एट वार। जो यहाँ पे उस टाइम प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि लॉर्ड लिनलिथगो जो यहाँ पे वाइस रॉय थे, उन्होंने हमसे कंसेंट नहीं लिया। उन्होंने इसी इख्तिलाफात की वजह से यहाँ पे रिज़ाइन किया। ठीक है, कब रिज़ाइन किया? माफ़ करना, यहाँ पे इस PDF में थोड़ी सी ये टाइपिंग मिस्टेक्स है। उन्होंने कब रिज़ाइन किया? 22 दिसंबर 1939 यहाँ पे उन्होंने रिज़ाइन किया। ठीक है,
محمد علی جناح نے اس دن کو ڈے آف ڈیلیورنس ڈکلیئر کیا، یعنی کہ نجات کا دن انہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. ڈے آف ڈیلیورنس کب ہے؟ 22 دسمبر 1939. ٹھیک ہے، چلیے آگے. اس کے بعد یہاں پہ سبھاش چندر بوس ڈیفیٹڈ، ایک سیکنڈ، سبھاش چندر بوس ڈیفیٹڈ پیتابا سیتا رامیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو پیتابی سیتا رامیا یہاں پہ تھے، یہ گاندھی جی کے مطلب فیوریٹ تھے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ پوسٹ آف پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن لڑنے جا رہے تھے، لیکن سبھاش چندر بوس نے یہاں پہ ان کو ہرا دیا. لیکن گاندھی جی پیتابی سیتا رامیا کو سپورٹ کر رہے تھے. جو وہاں پہ ممبرس تھے بعد میں، وہ بھی گاندھی جی کے آئیڈیالوجی کے تھے. انہوں نے سبھاش چندر بوس کو یہاں پہ اچھے سے کام کرنے نہیں دیا. ٹھیک ہے، ہی ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ بوس ایز پریزیڈنٹ. ٹھیک ہے، جو یہاں پہ گاندھی جی ہے اس کے سپورٹ نے یہاں پہ سبھاش چندر بوس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، چلیے آگے. اس کے بعد جو ہی سبھاش چندر بوس کو یہاں پہ انہوں نے کام اچھے سے نہیں کرنے دیا، انہوں نے یہاں پہ ریزائن کیا. کب؟ 1939 میں. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، 1939 میں انہوں نے ریزائن کیا. پھر انہوں نے یہاں پہ اپنا ایک بلاک بنایا جس کا نام تھا فارورڈ بلاک. پوچھا جا سکتا ہے فارورڈ بلاک کب بنا؟ 1939 میں. کس نے بنایا؟ سبھاش چندر بوس. اس کے بعد جو ہی انہوں نے ریزائن کیا، جو یہ پریزیڈنٹ شپ تھی وہ کن کے ہاتھوں میں چلی گئی؟ ڈاکٹر راجندرہ پرساد. اتنا آپ کو یہاں تک یاد رکھنا ہے. اس کے بعد 1940 کے امپارٹنٹ ایونٹس اینڈ امپارٹنٹ ڈیٹس ہم دیکھ لیں گے. آن 24 مارچ 1940 لاہور سیشن آف مسلم لیگ پاسڈ پاکستان ریزولوشن. یہاں پہ لاہور میں ایک سیشن ہوا مسلم لیگ کا، وہاں پہ انہوں نے پاس کیا پاکستان ریزولوشن. ٹھیک ہے، وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے سپریٹ اسٹیٹ فار پاکستان. ٹھیک ہے، انہوں نے ریجیکٹ کیا جو فیڈرل اسکیم یہاں پہ لائی گئی تھی تھرو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935، اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا. دا پاکستان ریزولوشن واز ڈرافٹڈ بائی سکندر حیات خان. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اینڈ پرپوزڈ بائی فضل الحق. اتنا ہی آپ کو یہاں پہ یاد رکھنا ہے. کب پاکستان ریزولوشن انہوں نے پاس کیا؟ 1940 میں. سیشن کیا تھا؟ لاہور سیشن. چلیے آگے. اس کے بعد آپ کو یاد رکھنا ہے یہاں پہ جو لارڈ لنلت کو آپ کو پتہ ہوگا 1939 سے 1945 تک سیکنڈ ورلڈ وار آلریڈی چل رہا تھا. یہاں پہ برٹشرز چاہتے تھے کہ انڈینز کی شمولیت ہو. وہ ایک آفر کے بعد دوسرے آفر لے کے آتے تھے. یہاں پہ انہوں نے آفر لایا کب؟ 8 اگست 1940 میں، جس کا نام تھا اگست آفر. انہوں نے آفر کیا یہاں پہ ڈومینین اسٹیٹس ان انڈیا کو یہاں پہ ڈومینین اسٹیٹس دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن کانگریس انڈر دا پریزیڈنسی آف مولانا عبدالکلام آزاد نے ریجیکٹ کیا اس آفر کو. وہ اگست آفر بھی پھر فیل ہو گئی. ٹھیک ہے، آن 17 اکتوبر 1940 دا کانگریس ورکنگ کمیٹی ڈیسائیڈڈ ٹو اسٹارٹ انڈیویجول سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ. یہاں پہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہاں پہ انڈیویجول ستیہ اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے فرسٹ ستیہ کون تھا اور سیکنڈ ستیہ کون تھا. ٹھیک ہے، یہ آپ کو یہاں پہ یاد رکھنا ہے، یہ پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ونوبا بھاوے واز دا فرسٹ ستیہ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. ہی واز اریسٹڈ آن اکتوبر 21 1940. اس کے بعد جو سیکنڈ تھے وہ تھے جواہر لال نہرو. سیکنڈ ستیہ اتنا ہی آپ کو یہاں پہ یاد رکھنا ہے. چلیے آگے. یہاں پہ ادھم سنگھ نے مرڈر کیا مائیکل اور ڈائر کا. یہ دو ڈائر تھے. ٹھیک ہے، ایک وہ ڈائر جس نے اس ٹائم فائرنگ کی. ٹھیک ہے، جو مائیکل آر ڈائر تھے. ٹھیک ہے، جنرل آر ڈائر. اس کے بعد مائیکل او ڈائر تھے جو ان کے بھی ہیڈ تھے. ٹھیک ہے، ان کے بھی جنرل تھے. بعد میں ان کو وہاں پہ مرڈر کیا گیا. کہاں پہ؟ لندن میں. کنہوں نے کیا؟ ادھم سنگھ نے. یہ آپ کو یہاں پہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے. اس کے بعد ہم یہاں پہ دیکھیں گے امپارٹنٹ ڈیٹس اینڈ ایونٹس فرام 1941. ٹھیک ہے، 1941 کے کچھ امپارٹنٹ ڈیٹس یا کچھ امپارٹنٹ ایونٹس کیا ہے وہ اب ہمیں دیکھنے ہیں. سبھاش چندر بوس اسکیپڈ فرام انڈیا. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. انڈیا سے یہ بھاگ گئے ان ڈسکائز مطلب جو اپنا ان کا اصلی روپ تھا وہ انہوں نے چھپایا، اس کو انہوں نے تھوڑا سا چینج کیا شاید، پھر یہاں سے یہ نکل گئی. اپنا جو ان کو لک تھا وہ انہوں نے چینج کیا، اسی کو بولتے ہیں ڈسگائز. فرسٹ ہی وینٹ ٹو کابل. پہلے کابل چلے گئے، پھر ریشیا، دین جرمنی میں ان کی ملاقات ہٹلر سے بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انڈیویجول ستیہ موومنٹ واز سسپینڈڈ. یہ اس کے بعد 1941 میں سسپینڈ کی گئی. ٹھیک ہے، انڈیویجول ستیہ موومنٹ واز آلسو نون ایز دلی چلو ستیہ. ٹھیک ہے، اس کا دوسرا نام تھا دلی چلو ستیہ. ٹھیک ہے، آن 7 اگست 1941 یہ آپ کو یاد رکھنا ہے رامدر ناتھ
टैगोर पासड अवे। कब? 7 अगस्त 1941। चलिए आगे। उसके बाद 1942 में ए मिशन नोन एज क्रिप्स मिशन। ऑलरेडी मैंने आपको बोला ब्रिटिशर्स कोशिश कर रहे थे कि इंडियंस की ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत हो जंग में। वो अब और एक मिशन लेके आए जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। याद रखना है आपको, क्रिप्स मिशन कब लाया गया? 1942 में। ठीक है, इसके हेड कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, कब लाया गया? 1942 में। वॉज सेंट टू इंडिया विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स टू सीक इंडियन सपोर्ट फॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर। यही चाहते थे कि इंडियंस का हमें सपोर्ट मिले, बट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज रिजेक्टेड इट इस प्रपोजल ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, बाद में इट एंडेड इन फेलियर, ये भी फेल हुआ। महात्मा गांधी ने यहाँ पे इसको रिमार्क किया, पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रम्बलिंग बेड। हमें वहाँ पे चेक दिया जा रहा है, वो भी पोस्ट डेटेड, जो बैंक खुद ही डूबने जा रहा है। ठीक है, ऑन ए क्रम्बलिंग बेड। चलिए आगे। उसके बाद ऑन 8 अगस्त, ये भी आपको डेट याद रखना है, ऑन 8 अगस्त 1942 INC पास्ड ए रेजोल्यूशन नोन एज क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। यहाँ पे इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिसका नाम था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एट गवालिया टैंक मैदान बॉम्बे। ठीक है, इन दिस रेजोल्यूशन गांधी जी आस्क्ड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया एंड गेव कॉल फॉर डू और डाई सिचुएशन। यहाँ पे इन्होंने कॉल क्या किया? डू और डाई। पूछा जा सकता है डू और डाई स्लोगन किसने दिया? गांधी जी ने दिया। और यहाँ पे आपको याद रखना है क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुई? 8 अगस्त 1942। ठीक है, ऑन 9 अगस्त 1942 ऑल प्रोमिनेंट लीडर्स लाइक गांधी जी, नेहरू, पटेल, इनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया। लेकिन कुछ मेंबर्स अभी भी थे, अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता, इन्होंने कंटिन्यू किया इस स्ट्रगल को। ठीक है, यहाँ पे पैरेलली यहाँ पे गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट यहाँ पे बनी। ठीक है, अलग अलग गवर्नमेंट इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट की। चलिए आगे। उसके बाद आपको याद रखना है राज बिहारी बोस फॉर्मड INA इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज ऑन जुलाई। ये उस टाइम भाग गए थे यहाँ से। ये कहाँ पे थे? अंडमान एंड निकोबार, इंडोनेशिया में, उसी साइड में यहाँ पे थे। इन्होंने वहाँ पे INA वहाँ पे बनाई। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वाज फॉर्मड बाय राज बिहारी बोस। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पे? बैंकॉक में। इन्होंने वहाँ पे ये INA एंड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन्होंने वहाँ पे बनाई। ठीक है, आज़ाद INA के कैप्टन कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह, वो भी आपको याद रखना है। उसके बाद 1943 के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ठीक है, 1943 में सुभाष चंद्र बोस फॉर्मड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, आज़ाद हिंद सरकार। ये आपको याद रखना है किसने बनाई और कब बनाई? 21 अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार बनाई। ठीक है, जापानी अनाउंसड हैंड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार। जापान ने वहाँ पे अंडमान एंड निकोबार को ऑलरेडी कब्जे में लिया था। उन्होंने बाद में ये बोला कि हम ये इंडियंस को हैंड ओवर करेंगे टू इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने रिनेम किया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को एज शहीद एंड स्वराज आइलैंड। ये आपको याद रखना है, किसने रिनेम किया? सुभाष चंद्र बोस ने। क्या क्या नाम दिए उनको? शहीद एंड स्वराज आइलैंड। ठीक है, एक का नाम रखा शहीद, दूसरे का नाम रखा स्वराज। उसके बाद ऑन 10 फरवरी 1943 गांधी जी स्टार्टेड 21 डे फास्ट। ठीक है, क्यों इन्होंने ये फास्ट रखा? जो यहाँ पे वायलेंस हुआ लोगों के साथ इन द क्विट इंडिया मूवमेंट, वहाँ पे बहुत ज़्यादती हुई पीपल्स इंडियंस के साथ। सुभाष चंद्र बोस फॉर्मड प्रो जापानीज इंडियन गवर्नमेंट एट पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की। वहाँ पे इन्होंने प्रो जापानीज इंडियन गवर्नमेंट स्टार्ट की, क्योंकि जापान भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। ठीक है, और आपको याद रखना है बंगाल फेमाइन कब आए? 1943 में। ठीक है, उसके बाद 1944 में श्री राजा गोपालाचारी फार्मूला यहाँ पे अनाउंस की गई। ठीक है, इसमें क्या था? टॉक्स हेल्ड हो रहे थे विद जिन्ना टू ब्रिंग सेटलमेंट बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। यहाँ पे ये कोशिश कर रहे थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान कोई सेटलमेंट हो जाए, ताकि यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया अचीव की जाए। ठीक है, मुस्लिम लीग लेकिन वहाँ पे डिमांड कर रहे थे सेपरेट नेशन, दैट इज़ पाकिस्तान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राजा गोपालाचारी फार्मूला कब आई? 1944 में। उसके बाद 1945 में। ठीक है, बुल्ला भाई जीवनजी देसाई अंडर द एडवाइस ऑफ गांधी जी ने इनको एडवाइस की कि आप लियाकत अली लीडर ऑफ मुस्लिम लीग जो थे उनसे आप मुलाकात कीजिए। ठीक है,
ब्रॉड प्रपोजल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटर्म गवर्नमेंट, यहाँ पे ये गवर्नमेंट इंटर्म गवर्नमेंट बनाने जा रहे थे, ठीक है, एट सेंटर। ऑन 22 अप्रैल 1945 लियाकत अली पब्लिश द लिस्ट ऑफ एग्रीमेंट, यहाँ पे इनके दरमियान कुछ एग्रीमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ऑन 14 जुलाई लॉर्ड वेवल ब्रॉट ए न्यू प्लान, ठीक है, तब यहाँ पे वाइसराय थे लॉर्ड वेवल, उन्होंने एक नया प्लान लाया जिसका नाम था वेवल प्लान टू सेटिस्फाई द इंडियंस, ठीक है। वन ऑफ द मेन प्रपोजल वाज दैट द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड कंस्टिट्यूट गिविंग ए बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज, यहाँ पे इन्होंने कहा कि बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन होगी मुस्लिम्स एंड हिंदूज की, ठीक है। द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी वेयर रिलीज्ड फ्रॉम जेल, ठीक है, यहाँ से जेल से भी इनको रिहा किया गया, ठीक है। चलिए आगे, उसके बाद 22 prominent Indian leaders called to Shimla to consider the वेवल प्लान, 22 लोगों को बुलाया गया कहाँ पे, शिमला में, ताकि ये जो वेवल प्लान है ये डिस्कस किया जाएगा। बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वेयर इनवाइटेड इन शिमला कॉन्फ्रेंस, इस वेवल प्लान ये कहाँ पे हुआ, शिमला में, इसका दूसरा नाम था शिमला कॉन्फ्रेंस, कब हुई, 1945 में, बाद में ये भी फेल होती है, ठीक है, क्योंकि ये जो जिन्ना था ये कंटिन्यूसली डिमांड कर रहा था सेपरेट पाकिस्तान के लिए, ठीक है। On November 1945, INA trial was started at Red Fort. The main accused was P.K. Sehgal, Shahnawaz Khan and Guru Baksh Singh. ये थे इसके मेन एक्यूजर, ठीक है। इनका एडवोकेट कौन था, वल्लभ भाई देसाई, और डिफेंस लॉयर कौन थे, तेज बहादुर सप्रे एंड जवाहरलाल नेहरू। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप याद रख सकते हैं। INA ट्रायल कहाँ पे स्टार्ट हुई, रेड फोर्ट में, ठीक है। उसके बाद 1946 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली मेड ए डिक्लेरेशन ऑन 15 मार्च 1946, इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे एक कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा, इन्होंने एक मिशन यहाँ पे जिसका नाम था कैबिनेट मिशन, ये आपको याद रखना है, क्रिप्स मिशन 1942, फिर इन्होंने कैबिनेट मिशन यहाँ पे भेजा 1946। इन्होंने कहा ये जो कैबिनेट मिशन है ये इंडिया जाएगा, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यहाँ पे क्या करने थे, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। द कैबिनेट मिशन इंक्लूडिंग लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इसमें 3 बंदे थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है, ये यहाँ पे आए, इन्होंने यहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ डिस्कशन किया, बट नॉट ए सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन कुड बी फाउंड, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कोई सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन इनको यहाँ पे नहीं मिला। ये 1946 की बात है, कैबिनेट मिशन प्लान, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे, उसके बाद ऑन 18 फरवरी 1946 रॉयल इंडियन नेवी, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एक म्यूटनी स्टार्ट की एट तलवार, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल एंड जिन्ना, इन्होंने इनको यहाँ पे परसुएड किया कि आप सरेंडर कीजिए, ठीक है, आप सरेंडर कीजिए, कब, ऑन 23 फरवरी 1946 में, ठीक है। उसके साथ ही रॉयल एयरफोर्स म्यूटनी भी स्टार्ट हो गई, ठीक है। द मुस्लिम लीग लॉन्च्ड ए डायरेक्ट एक्शन कैंपेन ऑन 16 अगस्त 1946, मुस्लिम लीग ने यहाँ पे एक लॉन्च किया डायरेक्ट एक्शन, कब लॉन्च किया, 1946 16 अगस्त, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑन 2 सितंबर 1946 एन इंटर्म गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, ये भी आपको याद रखना है, इंटर्म गवर्नमेंट कब बनाई गई। कांग्रेस मेंबर्स लेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू ज्वाइनड इट, फर्स्ट मुस्लिम लीग रिफ्यूज टू ज्वाइन, लेटर ज्वाइनड इट ऑन 26 अक्टूबर, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट मेट ऑन 9 दिसंबर 1946, पहली बार कब मिली है, 1946 में। इसके परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज इट इज़ परमानेंट प्रेसिडेंट। द मुस्लिम लीग डिड नॉट ज्वाइन द असेंबली, इन्होंने पहले इसका ज्वाइन किया था, बाद में इन्होंने इससे विड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा याद रखना है, तिबागा मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुई, ये हुई बंगाल में स्टार्ट, और तेलंगाना मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुई, हैदराबाद में, ठीक है। द मूवमेंट वाज लेड बाय प्रजा मंडल एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द मूवमेंट वाज अगेंस्ट निज़ाम ऑफिशियल्स, इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे, उसके बाद 1947 के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। ऑन 20 फरवरी 1947 इन द हाउस ऑफ कॉमन्स द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, इन्होंने अनाउंस किया ब्रिटिश वुड विड्रू, ठीक है, ब्रिटिश यहाँ से विड्रा करेंगे, कहाँ से, इंडिया से, बाय
30 जून 1948। इतना ही आपको याद रखना है। क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में वहाँ पे ये ऐलान किया है कि ब्रिटिश इंडिया से विड्रा करेंगे कब, 30 जून 1948। दिस वाज नोन एज एटलीज डिक्लेरेशन, ठीक है। लॉर्ड माउंट बेटन बिकम द 34th, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे 34th एंड लास्ट गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन बन गए, लॉर्ड माउंट बेटन, इतना आपको याद रखना है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट रेटिफाइड द माउंट बेटन प्लान एज इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। यहाँ पे इन्होंने इंडिपेंडेंस एक्ट लाया कब, 1947 में, ऑन 3 जून, ठीक है, ऑन 3 जून 1947 द एक्ट प्रोवाइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 डोमिनियंस। क्या क्या, इंडिया एंड पाकिस्तान। कब, 3 जून को ये जो माउंट बेटन प्लान है इसकी डिक्लेरेशन हो गई, कब, 3 जून 1947 में। उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड ऑन 18 जुलाई 1947, ठीक है। 3 जून ऐलान हुआ, 18 जुलाई ये पास हो गया। उसके बाद यहाँ पे बाउंड्री कमीशन बना, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान यहाँ पे इन जो बाउंड्री थी वो इनको डिसाइड करनी थी। उसका जो चेयरमैन था ये आपको याद रखना है, सर रेड क्लिफ, ठीक है। ये आपको साइरल रेड क्लिफ का नाम याद रखना था, रेड क्लिफ था क्योंकि ये भी इसका नाम भी रेड था, फिर भी इसने वहाँ पे डेंजर लाइन इनके दरमियान वहाँ पे जो इन्होंने वहाँ पे डिसाइड की वो भी अभी डेंजर लाइन ही है, ठीक है। रेड क्लिफ आपको याद रखनी है। उसके बाद 15 अगस्त 1947 इंडिया सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। कब, 15 अगस्त 1947 इंडिया सेलिब्रेटेड द इंडिपेंडेंस डे। ऑल स्टेट्स, ठीक है, एक्सेप्ट 3 कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद, तमाम स्टेट्स ने, चाहे वो प्रिंसली स्टेट्स थी, ब्रिटिश इंडिया, सब ने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया यहाँ पे इन्होंने साइन किया, लेकिन 3 स्टेट्स ने ये एक्सेशन साइन नहीं किया, ठीक है। चलिए, ये था आज का टॉपिक, ठीक है। इसके बाद आपको एमसीक्यू का और एक लेक्चर मिल जाएगा जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ कंटेंट दिया जाएगा। ये टॉपिक बहुत ही वास्ट टॉपिक था, इसको हमने बिल्कुल 5 लेक्चर्स में ऐसे कवर किया कि आपको जो कुछ पूछा जाएगा इंशाल्लाह वो सब इसी में से निकल जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।